तो गाइस वेलकम टू द एग्ज़ाम जिला। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक साइंस की, दूसरी पॉलिटी की, ठीक है? तो ये पॉलिटी का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन-कौन से एक्ट आए जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, फिर उन लोगों में कौन-कौन से सेलेक्टेड मेंबर थे, जिन लोगों ने इस पे काम किया, कितने दिन लगे, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर इनैक्ट हुआ, है ना? ये सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इसमें से पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो वो हम आगे देखेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? थोड़े से नोट्स मैंने आपके लिए मेंटेन कर दिए हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके लिए करता हूँ। आप कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? फर्स्ट फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय स्वराज पार्टी, ठीक है? स्वराज पार्टी ने पहली बार जब इसकी क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी रांची में 1934 में तब पहली बार डिमांड की गई थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, है ना? और ये जो द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्डेड बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय इसके पीछे थे, जिन्होंने ये आइडिया दिया था, ठीक है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड आफ्टर स्वराज अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन मे 1934 एट पटना। आईएनसी ने थोड़ा लेट में किया था, ठीक है? फिर इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर्ड that the constitution of free India must be framed without outside interference without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult फ्रेंचाइजी। ये जवाहरलाल नेहरू जी की डिमांड थी कि कोई अंग्रेजों का या कोई बाहर का मेंबर नहीं होना चाहिए, हम खुद अपने आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करेंगे, ठीक? द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय अगस्त ऑफर। 1940 में अगस्त ऑफर आया था, जब अपना वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, स्टार्ट होने वाला था, सॉरी, स्टार्ट हो गया था 39 में, ठीक है? बट इसी को देखते हुए अंग्रेजों को लगा कि अब इंडिया भी ना बगावत कर दे या फिर अगेंस्ट हो जाए, तो इसके लिए इंडिया को अपीज करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था। आगे देखते हैं हम क्या था, ठीक है? द कंस्टिट्यूएंट असेंबली was constituted under the scheme formulated by कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, उसके अंडर कंस्टिट्यूट हुई थी, ठीक है? द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंस was based on their population। 10 लाख लोगों पे एक मेंबर होता था, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर होता था, ठीक है? ऑफ दीज 296 वर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 किसको अलॉट की गई थी? प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी। आउट ऑफ 296 सीट्स टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 members were to be drawn from the 11 governors province and 4 from the 4 chief commissioners province, 1 from each, ठीक है? अब प्रिंसली स्टेट के कौन से मेंबर, प्रिंसली स्टेट के जो थे वो नॉमिनेट किए जाते थे वहां के राजाओं के द्वारा, ठीक है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ठीक है? द द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स वर हेल्ड इन जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ। फिर आईएनसी को कितनी सीट मिली? 208 मिली, और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73 सीट्स मिली थी। और जो उसके बाद बचे खुचे ग्रुप्स थे वो कितने थे? स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट जो अलग थे उनको 15 सीट्स मिली थी, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ठीक है? फिर क्या था कि इन द बिगिनिंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली। शुरुआत में इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट विद द थर्ड सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली कमेंसिंग ऑन अप्रैल 28, 1947, the representative of princely states of India begins to join it gradually।
स्टार्टिंग में इनको भरोसा नहीं था, मतलब कहने का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। उन्हें लगता था कि हम इंडिपेंडेंट अपनी रियासतें चला सकते हैं, अपनी प्रोविंस को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा डर भी था कुछ लोगों में कि अंग्रेज फिर से हमने इनको जॉइन किया तो फिर से हम उनके अंडर में ना आ जाएं। तो ये सारी कंडीशंस थी, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। बेसिकली इसमें क्या इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे लोग। इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे मतलब डायरेक्ट जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो बड़े लोग होते थे, एजुकेटेड लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, उन लोगों ने इनको इलेक्ट किया था। हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं किया था, ठीक है। एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वोटिंग राइट्स वर लिमिटेड, ठीक, लिमिटेड थी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी। जिसके पास ज़्यादा होता था वो एलिजिबल थे, अदरवाइज लोग नहीं एलिजिबल थे। द वॉइसरॉय इन्वाइटेड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, पहली मीटिंग कब हेल्ड हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी, 1946 में, ठीक है। तो 207 members participated in the first meeting. The meeting was presided over by, ये कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये याद रहनी चाहिए, फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट मीटिंग को किसने प्रिसाइड किया था, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या थे, टेम्परेरी थे, ठीक, टेम्परेरी थे, वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। लेटर ऑन 2 दिन के बाद फिर से एक मीटिंग हेल्ड हुई, कब, 11 दिसंबर को। उसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यूनानिमसली इलेक्ट हुए थे, ठीक है। ये टेम्परेरी नहीं थे, ठीक है। तो टेम्परेरी पूछेगा तो उसमें वर्ड दिया होगा तो आपको किसको मेंशन करना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, इट टुक 2 years 11 month 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन बोला गया है, कहीं कहीं पे 16 दिन भी होता है, ठीक है। तो 18 दिन में जाके हमारा क्या हुआ था, क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू कंप्लीट द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जो मेंबर्स थे अलग अलग कंट्रीज में जाके उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, उनको हम लोगों ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी है, समहाउ एक रीजन ये भी है। अगला देखते हैं, तो क्या हुआ, अगर जो डेज में पूछेगा तो कितना होगा, आप देख सकते हैं, टू कंप्लीट द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टोटल 11 सेशंस लगे थे, 11 सेशन लगे थे, 165 डेज वर हेल्ड, ठीक। ऑन 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था, दैट इज द 11th सेशन, लास्ट सेशन था। टोटल कितने सेशन हुए थे, 11। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्ट कर लिया गया था हमारा। 47 में हमें क्या मिल गई थी, 47 में हमको मिल गई थी आज़ादी, बट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगा, फिर उसको हमने अडॉप्ट किया कब, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 26 नवंबर 1949। except for 11 sessions, the Constituent Assembly finally meet on 26 जनवरी 1950 1950 to get the signature of the member on the constitution, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव, BN राव was appointed as the constitutional advisor, ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है, who was the constitutional advisor करके आता है, ठीक है। तो BN राव टू द असेंबली ऑन नवंबर 26 1949 the people of India adopted, enacted and gave themselves the constitution of India, ठीक है, बन के तैयार हो गया था और प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी हो गया था। some provisions of the constitution came into force on, कुछ जो स्टार्टिंग में ही बन गया था, है ना, 26 नवंबर को ही बन गया था, बट हम लोगों ने उसको, कुछ प्रोविजंस तभी लागू हो गए थे, और फिर 26 जनवरी जब हमें क्या मिला था, रिपब्लिक मिली थी ना, रिपब्लिक डे 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं ना, तभी हमने क्या किया था, प्रॉपरली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो द नंबर ऑफ वुमेन्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 15, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 वुमेन्स थी। और ये जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ, आगे बताने जा रहा हूँ, इनको एक दो बार आप
अपने माइंड में रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है और आ भी चुके हैं 1-2 क्वेश्चन, आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यू में, ठीक है। तो वुमेन्स कौन कौन सी थी? पहले विजय लक्ष्मी पंडित थी, कुमारी अमृत कौर थी, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा देवी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला रॉय थी, दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दख्यानी वेलियुंधन, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, वेलियुंधन थी, बेगम अजीजा रसूल थी, एनी मस्करनी थी, अमू स्वामीनाथन थी। ये सारी वुमेन्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, या फिर मैच करा सकता है इसमें से, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इनको एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा, या फिर प्रॉपर नोट्स आप मेंटेन करते हुए चलिए। अगला क्या था? एंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कब हुआ? एंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है? ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी, ठीक है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रहा था तो जरूरी था। ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। हाउएवर इट डिड नॉट इंक्लूडेड एनी, शुरुआत में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, ठीक है, फ्रॉम द मुस्लिम लीग। फाइनली ऑन 26 अक्टूबर, ठीक है, 5 मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कैबिनेट। कुछ दिनों के बाद इन्होंने सोचा कि हमारा नुकसान हो रहा है, ये लोग आगे निकल जाएंगे, तो इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने क्या किया, इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दिया, इसमें भी अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया। ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास है? लगभग सारे ही स्टेट एग्जाम्स में भी, इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मैंने कुछ मार्क भी कर दिए हैं, जैसे जीएल नेहरू को कर दिया है, पटेल जी को कर दिया है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सर को कर दिया है, तो ये तो पूछे ही गए हैं, बाकी आप सबको ध्यान रखना है, कुछ भी और भी पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्या था, काउंसिल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी इनके पास, और कॉमनवेल्थ रिलेशन थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पास क्या था? होम था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था। राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर थी। जॉन मैथाई के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज था। और जगजीवन राम के पास था, क्या था? लेबर था। सरदार बलदेव सिंह जी के पास क्या था? डिफेंस था। सीएच बाबा जी के पास क्या था? वर्क्स, माइंस एंड पावर्स। लियाकत अली खान सर के पास क्या था? फाइनेंस था। अब्दुल रब निस्तार के पास क्या था? पोस्ट एंड एयर थी, ठीक। असफ अली जी के पास क्या था? रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट था। सी गोपालाचार्य जी के पास क्या था? एजुकेशन एंड आर्ट था। और आई सुंदरीगार के पास सर के पास क्या था? कॉमर्स था। प्रोनाउंसिएशन में कोई अगर जो दिक्कत हो रही है तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा, थोड़ी मुझे, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, हाँ, रीड कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्या था? गजनफर अली खान सर के पास क्या था? हेल्थ था। और जोगेंद्र नाथ मंडल सर के पास क्या था? लॉ था। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज क्या है हमारा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन सेक्शन पे आ गए हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या था। पहला क्वेश्चन है, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मैं फर्स्टली पूछा, सबसे पहले किसने दिया था? मैंने आपको बताया था ना, 1934 में स्वराज पार्टी, और पर्सन कौन थे? एम.एन. रॉय, ठीक, एम.एन. रॉय थे, तो हमारा ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी देख लेते हैं। स्वराज पार्टी इन इट्स कॉन्फ्रेंस एट रांची इन मे 1934, ठीक है। अभी तक पूछ रहे थे कौन सी पार्टी है, कौन सा ईयर है, अब पूछ सकते हैं सेशन कहाँ पे हुआ था, तो इसको बहुत ही ध्यान से पूछिएगा। इस बार पीसीएस के एग्जाम्स में ऐसा ही पूछा गया, ये जितने भी बॉक्सेस हैं, इसलिए मैं इन पे अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब डायरेक्ट वो जमाना गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब बॉक्सेस से थोड़ा एक्सटेंड करके वो भी थोड़ा डीप जाना चाहते हैं, तो एक्सप्लेनेशन हमारे बॉक्सेस में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट डेज? मैंने बताया था आपको, एम.एन. रॉय थे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्डेड
for the first time by M.N. Roy in the year 1934. The first formal demand for Constituent Assembly was made by Swaraj Party at the conference in Ranchi held in 1934. याद रखना. Who said the Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of people. ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट थी. महात्मा गांधी रोट इन आर्टिकल द ओनली वे इन द हरिजन. हरिजन क्या थी? इनकी पत्रिका थी, इसमें ये लिखा करते थे. ठीक है. On November 1939, in which he expressed the view that the Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly fully representing the will of people. डिमांड कब कर दी गई थी? 1934 में. और सर की स्टेटमेंट कब आई थी? 1939 में. याद रखिएगा. अगला क्वेश्चन. द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by क्रिप्स मिशन के थ्रू किया गया था. ठीक है, याद रखना. सॉल्यूशन देख लेते हैं. द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय एन इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय क्रिप्स मिशन. कब आया था? 1942 में आया था. क्रिप्स मिशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चल के क्वेश्चन आएंगे, उसके साथ साथ में हम इसको भी देख लेंगे. जितने भी प्रोविजंस थे क्रिप्स मिशन के, सारे. क्रिप्स मिशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और कैबिनेट मिशन हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे. अगला क्या? विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन. देखिए प्रपोजल्स, इसमें प्रोविजंस आएंगे उसके. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. द कंस्टिट्यूएंट असेंबली would have members nominated by provincial assemblies as well as princely state. देखिए यहाँ पे गड़बड़ है. नॉमिनेटेड दोनों जगह से नॉमिनेटेड नहीं थे. ठीक है, प्रिंसली स्टेट ने क्या किया था? नॉमिनेट किया था. मैंने आपको बताया था ऊपर. और प्रोविंशियल असेंबलीज से क्या थे? इलेक्टेड थे. रुकिए एक मिनट, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ. क्या हमने देखा था? इनडायरेक्टली प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड. ठीक है, ये हो गया. हाँ, प्रिंसली स्टेट वर भी क्या थे? नॉमिनेटेड बाय, ये नॉमिनेटेड थे. बाकी कौन बाकी थे? इलेक्टेड मेंबर्स थे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाएगा. एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. हाँ, ये क्रिप्स मिशन में क्लियरली मेंशन किया गया था, है ना. 1942 में आया था. डेट भी याद रखना, क्रोनोलॉजी भी आती है बहुत. ठीक है. क्रिप्स मिशन was sent by the British government to India in March 1942, which had the following proposals: setting up of dominion status, any province unwilling to join the Indian Dominion could form a separate union and have a separate constitution. ठीक है, separate union and separate constitution, ये भी प्रोविजन दिया था. The Constituent Assembly would be formed to frame a new constitution for the country. ठीक है. This assembly would have the member elected by ये देखिए, elected by provincial assembly and nominated by प्रिंसली, जैसा मैंने अभी आपको पीछे जाके दिखाया. ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली से क्या थे? इलेक्टेड मेंबर्स आते थे. और नॉमिनेटेड किससे होते थे? प्रिंसली स्टेट. और प्रिंसली स्टेट के जो हेड्स होते थे वो नॉमिनेट करते थे. सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव was in ratio to which population? Easiest 10 लाख बताया था आपको मैंने, है ना. 10 लाख पे था. The cabinet mission arrived in India in 1946. The mission proposed a plan for the formation of Constituent Assembly to frame constitution for Indian Union. The representative of province was based on the population roughly
1 रिप्रेजेंटेटिव ओवर 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है क्रिप्स और कैबिनेट। तो विलियम वुड नहीं थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे और AB अलेक्जेंडर भी थे। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन था? सर पैथिक लॉरेंस थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे और AB अलेक्जेंडर थे और विलियम वुड क्या थे? नहीं थे इसमें से मेंबर। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर, बताइए कितनी बार बताऊं? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू। ठीक है, और क्या था? ये इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई थी। सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए मार्क कर दी हैं। तो आप लोग अगर जो नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आप लोग, तो सारा एकदम ब्लूप्रिंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो थ्रू विच प्लान वॉज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड? अभी बताया था कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। ये सारी क्रोनोलॉजी आती है। ठीक है, अगला, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑन अगस्त 1946 इंटरिम गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड। याद रखना डेट, इस बार बहुत सारी डेट्स पूछी गई हैं। PCS का एग्जाम अगर जो आपने देखा होगा 24 वाला 22 दिसंबर को जो हुआ था, बहुत सारी डेट्स उसमें पूछी गई हैं। तो याद रखिएगा 24 अगस्त 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। वॉज अनाउंस्ड इन अ कंडीशन दैट इंटरिम गवर्नमेंट वुड टेक चार्ज latest by 2nd September 1946. Viceroy was the ex officio president of Executive Council, while Jawaharlal Nehru was designated as vice president of Executive Council. Who of the following was not the member of interim national government formed in August 1942? कौन थे, कौन नहीं थे इसमें से बताना है। सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और जगजीवन मान। हमने क्या देखा था इंटरिम गवर्नमेंट में? राधाकृष्णन का कोई भी नाम नहीं था, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन करके चलिए। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान डिक्लेरेशन, एन इंटरिम गवर्नमेंट वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन September 2, 1946। ठीक है, from the newly elected constituent assembly. C Rajagopalachari was एजुकेशन मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? फूड एंड एग्रीकल्चर। जगजीवन राम जी के पास क्या था? मिनिस्टर ऑफ लेबर था। और डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड, कब अनाउंस हुई थी? 24 अगस्त 1946। असर्शन रीजन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान, द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी इक्वल। सही है। दूसरा रीजन क्या देख लेते हैं। वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ नहीं था, इन लोगों को पार्टीशन से कोई लेना देना नहीं था। लोगों ने डिसाइड कर रखा था, ये इंडिया छोड़ रहे थे। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले सॉरी, इसका हो जाएगा, हमारा असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू हो जाएगा और रीज़न गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 1943 में लॉर्ड वेवल, हु हैड सक्सीडेड लॉर्ड लिनलिथगो एज अ वॉइसरॉय, इनके बाद आए थे, मेड एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डेडलॉक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था।
He went to England for consultation in March 1945. There he thoroughly discussed with the British government about Indian administration and made some proposal. In June 1945, his proposal were made to public in the name of Wavell Plan. 45 में, ठीक है. He proposed restructuring of Governor General's Executive Council, which would have balanced the representation of main communities including equal proportion of Muslim and Hindu. ठीक है, ये बताया गया था, आ सकता है ये स्टेटमेंट. ठीक है. ऑल द पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट डिफेंस ये अपने पास रखना चाहते थे, वर टू बी हेल्ड बाय इंडियन मेंबर्स, कि डिफेंस रखेंगे, बाद में फिर से इन्हें कंट्रोल करना हो तो दोबारा कंट्रोल कर सके. इंक्लूडिंग द फॉरेन डिपार्टमेंट. द वेवल प्लान प्रपोज्ड एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम in the executive council apart from viceroy and commander in chief in the executive council. All members, viceroy और commander in chief नहीं होगा. ठीक है. All the members were Indian. Earliest possible. The conference at Shimla was to be convened. It was also proposed that after the end of Second World War, a constitution for Indians was to be made by Indians. ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद, जो कि इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये हर बार कुछ ऐसी सिचुएशन आती थी तो उसका फ़ायदा उठा लेते थे और बाद में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते थे. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में भी हमने फील किया था इसको. ठीक है. दस इट क्लियर्स दैट द वेवल प्लान वॉज इंटेंडेड to remove the deadlock on constitutional matter and political issues and to promote the self-governance for Indians, but never intended to unite the Hindu Muslim to avoid the partition of India. ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें. ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया को यूनाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था. 14th क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following statement is are true in relation to the Constituent Assembly? हम पढ़ चुके हैं ना. Assembly was based on adult suffrage. ऐसा नहीं कह सकते हैं. ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी. सेकंड क्या है, फर्स्ट कट गया हमारा, तो 1-1 जिसमें ये दोनों उड़ जाएंगे. अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे. ठीक है, अगला देख लेते हैं. द असेंबली वॉज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. ठीक है, इसको रोकते हैं अभी. द असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडीज. हाँ, असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली कई सारी पार्टीज थी ना, मुस्लिम लीग भी बाद में आके जुड़ गई थी और भी कई सारी पार्टी थी, INC थी. 4th वाला ऑप्शन देख लेते हैं. असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज, ये भी था. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन C, 3 and 4 सही हो जाएगा. ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे. इलेक्शंस कैसे थे? इनडायरेक्ट थे. जो एजुकेटेड लोग थे या फिर लैंड होल्डर्स थे उनको ही अलाउ था, हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते थे. अगर जो 2 वाला ही आपको पता है तो 2 से तो एलिमिनेट हो जाएगा बहुत आराम से. तीनों ऑप्शन C पे अपने आप आ जाएंगे. ठीक. सॉल्यूशन. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट वर यूज्ड as the electoral college for formation of constituent assembly. In this way, the constituent assembly was a result of the indirect elections. Its election was not based on the adult suffrage. Peoples of several parties were involved in the constituent assembly, formed a number of committees to operate the working. ठीक है, अगला देख लेते हैं. Which of the following statement are correct regarding the Indian Constituent Assembly? It was not based on adult suffrage. सही है. It was not a multi-party body. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये मल्टी पार्टी बॉडी थी. और it resulted from direct election. ऐसा भी नहीं था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी. इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ये सही है. तो A and D हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन A हमारा सही हो जाएगा. चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. A है आंसर, मतलब अब A and D हमारा सही है. सॉल्यूशन देखते हैं.
द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। ठीक है, प्रिंसली स्टेट क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे। मैंने ऊपर आपको बता रखा है, सारा कुछ वही है, इसीलिए बोला आपको एक प्रॉपर नोट्स आप रेडी रखिए। द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली who themselves were elected on the limited franchisee. It was a multi-party body. आपको बता दिया ना, मुस्लिम लीग वगैरह थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग and some other independent member also got representation. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. Out of these, 8 मेजर कमेटीज, ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन कौन सी मेजर कमेटीज थी। ठीक है, बट एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी थी। ठीक है, जिसको चेयर कौन करते थे, बी आर अम्बेडकर। अगला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देख ले कितना इंपॉर्टेंट है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एक बार प्रिपेयर कर लिया शॉर्ट नोट्स, हो गया हमारा प्री के लिए। इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ committees, the most important among them being the drafting committee. True, incorrect देखना है ना। Minority communities like Christian, Anglo-Indian, Parsi were adequately represented in the assembly. ये भी सही है। It was elected on the basis of universal adult suffrage. ये हमारा गलत है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे वहां पे। ठीक है, the electoral process was based on the 6th schedule of Act of 1935, which allowed for a restricted franchisee based on tax, property, education and qualification. एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन सेम ही है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं 17th वाला। द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वर, कौन थे, नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ से आ गया, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, ये भी कहाँ से आ गए, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। हाँ ये सही है। द इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी और मुस्लिम लीग, खाली दो पार्टी थोड़ी ना डिसाइड करने के लिए आई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। Each province and each Indian state or a group of state were allotted the total number of seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1 to a million. As a result, 292 members were elected through the provincial legislative assembly and 4 members were represented the chief commissioner's province, while Indian princely states were allotted a minimum of 93 seats. ठीक है, जो कि क्या थे, प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करते थे अपने लोग विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वर elected by the provincial legislative assembly. Who were the member of constituent assembly? कौन constituent assembly elected कौन थे? By the provincial assembly. ठीक है, प्रिंसली स्टेट से क्या होते थे, नॉमिनेटेड होते थे। यहाँ पे क्या पूछा गया, इलेक्टेड पूछा गया है ना, ये देखिए अब इलेक्टेड पूछा गया, नॉमिनेटेड पूछा जाता तो हमारा प्रिंसली स्टेट हो जाता। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बता चुका हूं आपको। इलेक्टेड चेयरमैन पूछा है ना, तो हमारे राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। वैसे टेम्परेरी पूछा होता तो हमारे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुई थी, 9 दिसंबर को जब फर्स्ट मीट हुई थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, और ये कब हुए थे, जस्ट 2 दिन बाद। मैंने आपको बताया ना 11 दिसंबर को। ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं, क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरली चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग, समझ गए, मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. The Constituent Assembly unanimously
elected the Dr. Rajendra Prasad as a permanent chairman on 11th December. Dr. Rajendra Prasad names was proposed by J.B. Kripalani. इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। J.B. कृपलानी ने इनका नाम प्रपोज किया था। 21वां सवाल देख लेते हैं। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? सेम रिपीट हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फर्स्ट डे सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय सच्चिदानंद सिन्हा, यही टेम्परेरी भी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन, देखिए डेट भी पूछ ली इंपॉर्टेंट, दिसंबर में क्या थी राजेंद्र प्रसाद जी की, क्या थी डेट? 11 दिसंबर थी, परमानेंट थे ना। सच्चिदानंद सिन्हा सर की क्या थी? 9 दिसंबर। टिप पे होनी चाहिए। What are true about Constituent Assembly? Constituent Assembly's first meeting was held on 9 December. सही है। Its first permanent president was Dr. सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट परमानेंट नहीं, ये तो टेम्परेरी थे। ठीक है, द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये सही था, बाद में आई थी वो। ठीक है, तो 1 and 3 हो जाएगा हमारा ऑप्शन, 1 and 3 ऑप्शन बी। बट यहाँ पे तो ए दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो परमानेंट नहीं थे, क्या थे? टेम्परेरी थे। परमानेंट तो राजेंद्र प्रसाद हुए थे ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के कौन चेयरमैन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे देखिए सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर जो दोनों ऑप्शन होंगे तो परमानेंट और टेम्परेरी के बारे में बात करेंगे, या फिर कोई एग्जैक्ट डेट दे देंगे कि इस दिन कौन हुआ था, तो वहां से आप पता लगा सकते हैं। 27th कौन सा है? हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? अब किसकी बात करने लगे? डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये कौन थे? फ्रैंक एंटोनी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का है। ठीक है, फ्रैंक एंटोनी वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड टेम्परेरी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। He was nominated on 9 December 1946 by temporary chairman of the Constituent Assembly, Dr. Sachidanand Sinha. He established All India Anglo-Indian Association in 1942. He served as a nominated member of Lok Sabha for 7 terms before 1950 and between 1950 and 1992. Mukherjee was the first permanent vice president of Constituent Assembly. The Constituent Assembly of India was elected on 9 December 1946. सेम चीज है सॉल्यूशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, फिर से वही चीज, 9 दिसंबर 1946. व्हेन वाज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड? 30th क्वेश्चन में क्या था? दिसंबर में हुई थी ना। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? कितनी बार रिपीट है ये क्वेश्चन? 9 दिसंबर 1946. व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? 9 दिसंबर 1946. अब तो आपको डेट भी याद हो गई होगी, मुझे भी ऐसे ही याद हुई थी ये, पहले मुझे भी नहीं याद होती थी, बार बार आप रिवाइज करेंगे सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मीटिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? 5th मीटिंग में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से इसमें? 5th में। सॉल्यूशन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द 5th मीटिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। सेशन फर्स्ट था,
फर्स्ट सेशन था, ठीक है, पर क्या था, 5th मीटिंग थी, विच गेव एक्यूरेट फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड लेटर ऑन टुक द फॉर्म ऑफ प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो गया था बाद में, प्रियम्बल में, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। When did Nehru introduce the objective resolution in the Indian Constitution? 13 दिसंबर 19, ना तो 9 दिसंबर, याद करिए आप, ना ही 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर को, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, रिलेट करिए। सॉल्यूशन वही है जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था, आपका मन हो तो रोक के रीड कर लीजिए। 35th क्वेश्चन क्या है? The resolution for giving a constitution to India was adopted by Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 a resolution for Constituent Assembly of India was unanimously adopted by the Constituent Assembly, which was presented by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946। और यहाँ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Who proposed the preamble before the drafting committee of constitution? कौन था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लेके आया था, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्या है? सॉरी, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। in relation to formation of constitution of India, which of the following sentence is are correct? ठीक है, the resolution of objectives by Nehru affected the making of constitution clearly, बहुत अच्छे से अफेक्ट किया था इसने, बहुत सारी चीजें ली गई प्रियम्बल में हमारे, ठीक है। प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, बिल्कुल सही। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का टाइम नहीं है तो प्रियम्बल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या मिलने वाला है अंदर, ठीक है। तो प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सही है। द पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, ठीक है। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, ये नहीं, हेड ऑफ स्टेट नहीं, डायरेक्टली नहीं होता, वो इनडायरेक्टली चला जाता है। तो हमारा ऑप्शन 1 2 3 सही हो जाएगा, ए। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट इज नॉट elected by the people directly but by the people's representatives, which include elected members of both houses of parliament, elected member of state legislative assembly of all state including union territories, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इम्पीचमेंट क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना बहुत है। हाउ मैनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताया था आपको, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी 12, बट जनरली 11 बोला जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 month 18 days to complete its historic task of drafting the constitution. During the period, there were 11 sessions covering a total of 165 days. On 26 November 1949, the last date of 11 session, the constitution was adopted. Apart from these 11 sessions, अच्छा, one more meeting was held on 26 जनवरी 1950, मीटिंग थी वो, ठीक है, विच द मेंबर अप्रीहेंडेड देयर सिग्नेचर, जिसमें क्या किया गया था, यूनानिमसली हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था इसको। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए डेट्स आ रही हैं, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट
एग्जाम्स, ठीक। तो क्या था 24 जनवरी 1950, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टाइम बताना था। अभी हमने ऊपर पढ़ा 18 दिन 11 महीने 2 साल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक सेकंड रुकना, यस, नाउ गुड। रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, द फाइनल सेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 26 जनवरी 1950, अभी ऊपर पड़ा फाइनल सेशन जब हम लोगों ने सिग्नेचर की थी और एक्सेप्ट कर लिया था। द राजेंद्र प्रसाद वॉज डिक्लेयर्ड टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस फाइनल सेशन। अच्छा, सही है, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये 2023 का राजस्थान पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में भी रिपीट हो सकता है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंस्टिट्यूटेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान कंसिस्टिंग ऑफ 3 members, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. Alexander, which arrived in India on 24 March 1946. The Constituent Assembly held its first meeting on December 6, 1946. The Constituent Assembly had 11 sessions, 2 year, 11 month, 18 days on January 1924. On 24 January 1950. The Constituent Assembly held its final session. On that day, it adopted the national anthem, national song, and elected Rajendra Prasad as the first president of India. इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि आपके लिए जब PDF प्रोवाइड की जाए तो काम आ जाए, कोई दिक्कत ना हो ज़्यादा। और सभी लोग लाइक करते रहें, ठीक है। लेक्चर्स अगर जो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शो योर सपोर्ट। किसी भी तरीके का कुछ अगर जो गलती लग रही है, वॉइस में कोई दिक्कत है या फिर PDF में कोई दिक्कत है, वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली अगले वीडियो से इम्प्रूव करूँगा। बट अगर जो आपको सब सही लग रहा है, क्वालिटी वगैरह अच्छी लग रही है, तो आपको मैं डेफिनेटली एक लाइक डिजर्व करता हूँ, ठीक है। एक लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी बार सेम चीज़ रिपीट होगी? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका। लिस्ट 1 देख लेते हैं क्या है हमारी। लिस्ट 1 है फर्स्ट वॉइस रॉय, क्या है हमारी, सॉरी बोला गया है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। पहला ऑप्शन ये है, सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे पहले। ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? देख लेते हैं पहले, सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग द राजस्थान प्रिंसली स्टेट। अच्छा, राजस्थान, इसका तो कोई आइडिया नहीं है अभी। अगला देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन था? ये वाला हम देख लेते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन कौन थे? ये JL नेहरू थे, ठीक है, JL नेहरू थे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर जो हमें D का पता है खाली, तो D का 2 किसी में दिया हुआ है, D का 2 हमारा 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमारा B बचेगा और 4th बचेगा। और पहला क्या था हमारा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कौन थे हमारे, KM मुंशी जी थे, KM मुंशी जी। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी KM मुंशी जी बोल रहा हूँ, HC मुखर्जी
फर्स्ट का के एम मुंशी बोल रहा हूँ, सॉरी, एच.सी. मुखर्जी थे हमारे। तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्लिप ऑफ टंग हो गया था वो तो मेरा। तो द करेक्ट मैच्ड पेयर आर ऑल्सो फॉलो, ठीक है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? एच.सी. मुखर्जी थे। द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? के.एम. मुंशी थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट कौन था? वी.टी. कृष्णमाचारी थे। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नोट देख लेते हैं। द फर्स्ट टेम्पोरेरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फ्रैंक एंटोनी। ऊपर पढ़ चुके हैं हम, जिनको किसने वो किया था, अपॉइंट किया था? हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, ठीक है। वॉज नॉमिनेटेड बाय देन टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा ऑन 9 दिसंबर 1946। एच.सी. मुखर्जी वॉज फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जो थे फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये कौन थे? ये थे हमारे टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट। अगला, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सर, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे उन्होंने ही, बी.एन. राव जी ने। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव, which was put before drafting committee for opinion, discussion, changes in it. This original draft proposed by Mr. B.N. Rao included 243 articles and 13 schedules. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अगला देख लेते हैं हम। When was third reading of Indian Constitution started on the Constituent Assembly? अच्छा, थर्ड रीडिंग, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। फिर भी इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस गलत है। द थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्टार्टेड ऑन 17th November 1949 and completed on 26th November 1949. Hence none of the above options are correct. 48th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन नवंबर 26, 1949। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स वी पीपल ऑफ इंडिया इनेक्ट, अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 1949. This date is considered as the date of adoption, completion and passing of constitution. On the same date, the provision relating to citizenship, interim parliament and temporary, transitional and special provision came into effect. The rest of provision came into effect on, ये कुछ provisions थे जो तुरंत आ गए थे 26 नवंबर 1947 को ही, बट जो टोटल बचा हुआ था हमारा वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 26 जनवरी को 1950 में, ठीक है। विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर। फुल्ली एडॉप्टेड पूछेगा तो हम कहाँ जाएंगे? 26 जनवरी 1950, वरना हम कहाँ रहेंगे? 26 नवंबर 1949 पे रहेंगे। अपना 50th क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, रिपीटेड क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन विच डेट? 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, केम इनटू फोर्स, ठीक है।
अडॉप्ट कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1950, है ना? तो ध्यान देना इसमें, कंप्लीटली अडॉप्ट पूछ लिया जाए अगर जो, क्योंकि कुछ प्रोविजंस हमारे पहले ही एक्सेप्ट कर लिए गए थे जो पढ़ चुके हैं हम, बाकी जितना बचा कुछ था वो 26 नवंबर 1950 को हो गया था। अगला देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। The Republic is governed in terms of Constitution of India, which was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 26 November 1949 and came into force 27 January 1950. Notably, the Constitution provides for parliamentary form of government, which is federal in structure with certain unitary learnings. ठीक है। January 26 was selected as the date for the inauguration of Constituent Assembly because the Congress has observed it as the Independence Day in 1930। हाँ ठीक है, यही था। अदरवाइज कब कर लेते हम? 26 नवंबर 1949 को ही हम कर लेते, है ना? बट हमने कब किया? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को किया 1950 में। तब क्या था? पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन लिया गया था लाहौर सेशन में। ठीक है, क्या था? द पूर्ण स्वराज, वेट अ सेकेंड, द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन was promulgated by Indian National Congress in Lahore session 1929, where Congress asked the people of India to observe 26 जनवरी as Independence Day। इसीलिए हम 26 जनवरी को हमने प्रॉपरली एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट कांग्रेस regularly observed 26 January as Independence Day of India. The new Constitution of India, as drafted and approved by the Constituent Assembly of India, was mandated to came into effect from 26 January 1950 to commemorate the 1929 Declaration। ठीक है, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था लाहौर सेशन में। उसके अगले साल से ही 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लग गए थे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? किससे? रिपब्लिक डे 26 जनवरी, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस हम ऑब्जर्व करने लग गए थे, इस चीज़ से ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1950, जब हमारा रेडी हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बना दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर सिंस द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड साइंड, 49 मतलब 1949, साइंड बाय प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, है ना? Some of the provision of the Constitution came into force at once, while the remaining provision of Constitution came into force on 26 जनवरी 1950, the commencement of date of Constitution। अगला देख लेते हैं। Consider the following statement in respect to the Constitution Day। ठीक है, क्या है? The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among the citizen। सही है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? ऑन 26 नवंबर 1949 द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BR अम्बेडकर। ये तो कुछ और ही बता रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही है, सेकंड गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज
इनकरेक्ट। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। नवंबर 26 मार्क एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। ऑल्सो संविधान दिवस, टू रिमेंबर द डे ऑन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड in an effect to encourage individuals to uphold the principles of constitution. The Indian government decided to declare November 26 as a constitution day, which was announced by the Ministry of Social Justice and Empowerment on November 19 2015, ठीक है। Among all the committees of Constituent Assembly, the most important committee was Drafting Committee. सेटअप ऑन, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी की, ठीक है। कब सेटअप हुई थी? सेटअप ऑन August 29, 1947. It was this committee which was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करंटली है उसका जो प्रॉपर ड्राफ्ट रेडी किया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ B.R. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप के अंडर वही प्रिसाइड कर रहे थे, किया था इसने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. Consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from wait a second starting from the earliest to the last activity. तो अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीट सबसे पहले थी, ठीक। तो 4 से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? ठीक, यही दो, इन दो में से कोई, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? फिर अपॉइंटमेंट हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का। फिर क्या हुआ था? डेट कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इनेक्ट हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, ये डेट के साथ ये चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1949. Indian Constitution was adopted and enacted on 26 November 1949. Date of commencement of Indian Constitution 26 January 1950. Constitution Constituent Assembly first meet 9 December 1949. Hence option A is correct. अगर जो आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से पीछे जा करके आप क्वेश्चन पढ़ें और अपने आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, कहाँ से ये इलेक्ट किए गए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से किए गए थे। इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 1949, B.R. अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल। ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल। लेटर ऑन ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो जाएगा उसका? जो इस टाइम करंटली बांग्लादेश साइड में है, ठीक है। ऑन लेटर दिस रीजन बिकेम द पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था ना, अब बांग्लादेश बना है। एंड देन अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम पुणे सीट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी विच वॉज मेड वैकेंट बाय द M.R. जयकर। सिंस Dr. B.R. Ambedkar was elected from the East Bengal, not West Bengal, so option B is correct answer, ठीक है।
इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने सीट वैकेंट की थी? एम.आर. जैकर जी ने वैकेंट की थी, और कहाँ से था? ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल का था, ठीक है। अगला क्या है? ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ बी.आर. अम्बेडकर पूछा गया है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद करना पड़ेगा। 1891 से लेके 1956 तक, है ना। अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिस्कशन in the third round table conference eventually led to the passing of Government of India Act 1935। करेक्ट, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, आईएनसी ने खाली सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था। ये आप मॉडर्न, जब आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र करवाऊंगा तो वहां पे क्लियर करूंगा सारे फैक्ट। अभी के लिए फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। ये भी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन? बोथ ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस a plan was presented to finalize the Government of India Act 1935। In this act provision was made for the All India Federation, जो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, कंप्राइजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने क्या कर दिया था? बैक ऑफ कर दिया था। फ्रॉम above it is clear that both the statements are true। The third and the last round table conference was organized on November to December 1932 in London, and Congress did not participated in this conference। फर्स्ट और थर्ड लास्ट वाले में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया था हमारा। 64 देख लेते हैं। Here are two statements in relation to aforesaid, which one is true पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1A कौन सा है हमारा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटी ऑफ द कंट्री, सही है। इट इज नोन और कॉल्ड एज द एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, बट ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कह सकते हैं हम? कई सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के उससे ली हैं, और दूसरे कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, और साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू कई सारे प्रोविजंस यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एबल टू प्रोवाइड फॉर ऑल द नेसेसिटी ऑफ कंट्री। इट is also well versed to further perspect as it contains provision for amendment, ठीक है। On the other hand, it takes views and principle from the constitution of various other countries, that is it may be called as the adopted constitution। मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट सही हैं, बट सेकंड स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Deferment of adult franchisee from 15 years was advocated in Constituent Assembly by Maulana Azad। At the time of discussion on the adult franchisee, Maulana Azad in the Constituent Assembly plead for the deferment of the adult franchisee for 15 years, but Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru strongly supported its adoption, ठीक है। बेसिकली मौलाना आज़ाद कहना चाह रहे थे कि 15 साल बाद से अप्लाई किया जाए एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, 15 साल बाद से। बट किसने अपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने स्ट्रांगली इसको अपोज किया था। और इंडिपेंडेंस के साथ में हमें क्या मिल गया था? राइट टू वोट। Who among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? ये सबको पता है। महात्मा गांधी,
Mahatma Gandhi suggested that the Indian National Congress was formed only to achieve the independence and should be disbanded as a political party after the independence of India. But ऐसा हुआ, आप सबको पता है क्या हुआ. अगला क्वेश्चन, which one of the following said a constitution like a machine is a lifeless thing? It acquires life because of men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of country before them. ये स्टेटमेंट किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद जी की थी हमारे. ठीक है, ये कौन थे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे. अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कुछ 2-3 क्वेश्चन हमारे बचे. 68th क्वेश्चन क्या है? इन देयर nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. This view is credited to, किसको गया था? आइवर जेनिंग्स को गया था. आइवर जेनिंग्स ने ये स्टेटमेंट बोली थी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया. हु सेड दिस? ऑस्टिन ने बोला था. ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बोला था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 17th. हाउ मैनी वुमेन मेंबर वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मैंने आपको बता रखा है 15 वुमेन्स थी, जिनका नाम भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था. सेम चीज़ यहीं पे दी हुई है. जैसे कि कौन थी? अमू स्वामीनाथन थी, एनी मस्करेनीज थी, सरोजनी नायडू थी, दक्षिणी वेल्लेयाधून थी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, और कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, लीला रॉय थी, मालती चौधरी थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, रेणुका रे थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, बेगम अजीज़ा रसूल थी, और सुचेता कृपलानी थी, और विजयलक्ष्मी पंडित थी. ये सारी वुमेन्स थी जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. इनके साथ साथ में और भी बहुत सारी वुमेन्स थी जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस में मेजर रोल प्ले किया था. ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम अपना 3rd पार्ट पॉलिटी का लेके आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से. ठीक है, और आप लोगों को किसी भी तरीके का लेक्चर में कोई भी इशू है, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं. उसी के अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूव भी करता रहूँगा. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद. बाय. जय हिंद.